गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की सीरीज़ ज्योग्राफी में क्लास 7 का हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है जब हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में अलग है या ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अलग है, सबका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, और कॉपी पेंसिल आप अपना निकाल लीजिए क्योंकि आपको अपने नोट्स लिखने हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर है। वन्य जीव फोटोग्राफर का मतलब होता है कि जो वनों में जाके वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, जो दुर्लभ जीव जंतु होते हैं, जिन्हें हम शहरों में नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो वनों में रहेंगे तो वन में ही देखेंगे उनको। तो हमारे लिए तो वो क्या करते हैं, वहाँ से उन जीवों की फ़ोटोज़ लेके आते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं तथा बहुत यात्रा करते रहते हैं क्योंकि उनको एक वन में तो जाना नहीं, एक सिटी में जाना नहीं, एक कॉन्टिनेंट में तो जाना नहीं, वो तो डिफरेंट जगह जाके और हम लोगों के लिए ऐसे फ़ोटोज़ लेके आते हैं जिन जीवों को हमने कभी देखा नहीं। ठीक है, बहुत ही छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीवों एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। अभी देखिए ये जो पिक्चर है, हम लोग भी डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। तो फ़ोटो तो देखे, हमने देख लिया, पिक्चर देख ली, लेकिन जब हम रियल में कोई चीज़ जाके देखेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसका हमारे लाइफ पे अलग ही इफ़ेक्ट होगा, है ना। तो ये तो फ़ोटो तो हम लोग देख ही लेते हैं, पिक्चर्स वगैरह। तो रेणुका, इस तस्वीरों में तुम विश्व के सभी भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। अभी उनके जो चाचा हैं उन्होंने उसको क्या दिखा दिया है, फ़ोटो दिखा दिया है और देखा, देखो ये विश्व के इतने इतने लोग हैं, तो कुछ गर्म जगह रहते हैं, कुछ ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पे रहते हैं। और रेणुका कहती है कि मुझे तो ये कितना अलग दिख रहे हैं। उनके चाचा कहते हैं वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जो मूल आवश्यकताएं वो हमारे समान ही हैं। ठीक है, इंसान कहीं भी रहेगा, खाएगा पिएगा रहेगा तो सही ना। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। यानी कि जो जहाँ जैसे रहेगा वो वैसी चीज़ें सीख जाता है, चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है 8, 9, 10 में हम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में सीखेंगे और पेन पेंसिल अपना लेके रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या आप जानते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों यानी कि जो रिसर्च कर रहे थे, इस नदी की खोज की, कौन सी नदी की खोज की? अमेजन नदी की। ठीक है, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने इन पर आक्रमण कर दिया था। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दी, इसलिए उन्होंने फिर इसका नाम लिख दिया इस नदी का, अमेजोन। ठीक है, जिसको आप लोग जानते हो। इसकी वजह से जिन्होंने नदी की खोज की थी उन्होंने उसका नाम रख दिया अमेजन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखते हैं। चलिए देख लेते हैं और ध्यान से देखें। क्या देखना है इसमें? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। चलिए, ये हमारा 0 डिग्री आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के ये 0 डिग्री यहाँ पे, तो ये हमारा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। भूमध्य रेखा से
10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य प्रदेश कहते हैं। ये ऊपर देख रहे हैं 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, और इसके बीच वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं? भूमध्य। ठीक है, यानी कि इक्वाटर लाइन है आपकी ये। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होके बहती है, यानी कि भूमध्य रेखा से होके अमेजन नदी बहती है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है यहाँ पे ये। ठीक है, ये यहीं से होके बह रही है, ये भूमध्य है पूरा, बीच का इक्वाटर, यहीं से अमेजन रिवर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। देखते हैं, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। बेटा ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, और ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भाग, ये जगह के नाम है, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों में से अपवाहित होती है। ठीक है, यहाँ से ये निकलती हैं। सहायक नदियाँ क्या होती है उसको देख लीजिए। ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिल जाती हैं। अब आते हैं हम लोग वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, और पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है कुछ रिमाइंड आ जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। देखा है ना आपने, जहाँ पे सूरज की जो गर्मी है बहुत तेज़ आती है, और पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। वहाँ की जलवायु कैसी रहती है? नम रहती है पूरे वर्ष, यानी कि साल भर। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र वाला, यानी कि नमी वाला रहता है, जैसा कि अभी हम लोगों का मौसम चल रहा है, और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी कि डेली ही यहाँ पे वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च यानी गर्म और आर्द्रता मतलब वही नमी वाला रहता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी होती है, यानी गर्मी तो कम हो जाती है लेकिन चिपचिपाहट बनी ही रहती है। अब है वर्षा वन। ठीक है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन मतलब घने वन। ठीक है, ये 8.3 में आपको दिखाई दे ही रहा है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था ना, उसने कटी जो ये हो गया ट्री, फिर ये ट्री, फिर ये ट्री, फिर यहाँ पे ट्री, ये ट्री। तो अब यहाँ पे तो जगह ही नहीं बच रही है ना नीचे आने की, तो पत्तियों से क्या हो गया? छत की जैसा एक बन गया, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। ठीक है, जो छाया वाले पेड़ होते हैं वही यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि धूप नीचे तक नहीं आ पाती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कटिक और ब्रोमियाल्ट पैदा होते हैं। ये परजीवी पौधे हैं। वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकुन, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये गुंजन पक्षी है। रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न है, यहाँ पाए जाते हैं। देखिए, जहाँ जैसी जलवायु होगी वहाँ के जो वन्य जीव होगा वो भी वैसा ही होगा। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर, ये टैपिर का पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न जातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ भी एक तरह का सांप की प्रजाति है। कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली, ये मांस खाने वाली है, पिराना मत्स्य यानी मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन बेसिन में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या आप जानते हैं? ज़रा इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम
चलते हैं वर्षा वन के निवासी। अब वहाँ के जो निवासी हैं, पानी आता रहता है, बारिश होती रहती है, नमी बनी रहती है। अब ये लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ठीक है, यानी कि जो जंगल है उसको काटेंगे और वहाँ पे फसल उगाएंगे। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। जो फसल उगाई जाती है उनका ध्यान रखते हैं। वे मुख्यतः टेपियाको, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्यों? क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, जिसको हम लोग जूमिंग फार्मिंग कहते हैं ना, वही का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे हम कसावा भी कहते हैं। मैनियोक को क्या कहेंगे? कसावा भी कहते हैं। इसको आप कर सकते हैं, हो सकता है कि सर्टेन रीजन में ये क्वेश्चन आ जाए कि महिलाएं, ये हो सकता है कि अमेज़न बेसिन के जो लोग हैं वो मुख्यतः जो टेपियोक है, अनानास और शकरकंद खाते हैं। तो ये भी हो जाएगा, ये हो सकता है क्योंकि मछली का शिकार मिलना निश्चित है या अनिश्चित है। तो यह सेशन रीजन में भी आ सकता है, और कौन सा जो ऑप्शन सही है इसमें भी आ सकता है। कसावा क्या होता है? ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, क्योंकि वर्षा में ज़्यादा पेड़ हैं तो डेफिनेटली हमको वहाँ से लकड़ी मिलेगी। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट के घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली ऐसी होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। ठीक है, जब हमको वन के अंदर जाना पड़ता था तो हम लोग नदी से ही जाते थे। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग के बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की इस गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कितने सारे वन हैं। सेकंड में थोड़ी सी हमको नीड हुई तो यहाँ पे पूरे जो वन है वो काट दिए गए, और उसके बाद देखिए इतने ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ज़मीन है, जो वन है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। और जब लुप्त हो जाएंगे तो ऊपर की जो मिट्टी है वो क्या होगी, वो तो पानी से तो क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो पानी से बह गई, और जो बाकी जो नीचे क्या बचा, कुछ नहीं। तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो गई, बंजर होती जा रही है। अब आते हैं हमारे भारत पे। ठीक है, वो हमने पढ़ा दक्षिणी अमेरिका। अब हम आ गए हमारे भारत पे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। आपको ब्रह्मपुत्र नदी तो दिखाई दे रही है। अभी मैप में चलते हैं, कहाँ पे है ये भी देखेंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य है। घाघरा, सोन, बेटा इसको नोट कर लो। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से चलिए ढूंढ लेंगे हम लोग। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा, ये सारे कहाँ पे हैं? ये देखिए, ये हमारा बन रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र और ये गंगा और ये इसकी सहायक नदियाँ।
इस बेसिन की कुछ विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चापा झील पाई जाती है। चापा झील हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि चापा झील क्या है। देखिए, जब नदी इस तरह से निकलती है और ऐसे बना लेती है ना विसर्प, यानी कि सांप की आकृति, तो यहाँ का क्या होता है, कभी कभी जो नदी है वो नदी का पानी यहाँ पे जाके इस तरह से जम जाता है, तो ये बन जाती है चाप झील। क्या बन जाती है? चाप झील। तो इस एरिया में कई तरह की चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ये नोट कर लीजिए, कहाँ पे होती है बेटा ये? यस, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के इलाकों में। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। चलिए, अभी कह रहे भारत के मानचित्र को देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बहता है। तो आप जब ये मैप देखोगे हमारे इंडिया का, आप बता पाओगे कि कौन कौन सी जो राज्य हैं यहाँ से क्रॉस आउट हो रहे हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला ये आपको करना है काम। चलिए, बेसिन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, बिल्कुल होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए लोग कम रहेंगे। पर्वतों में जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम होता है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त होते हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि पहाड़ों में क्यों कम होता है और मैदानों में क्यों होता है, क्यों पहाड़ों में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो हमको कहाँ मिल जाएगी, मैदानों में है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी जो फसल है उसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पर्वतों पे ऐसा नहीं होता। मैदानी इलाकों की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, पर पर्वतों के इलाकों में मिट्टी ही नहीं होती है। यहाँ पे हम अपने घर बना के रह सकते हैं, वहाँ पे हम घर बना के नहीं रह सकते। ठीक है, हालांकि लोग तो क्या है बना भी लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन कौन सी हैं? मक्का, गेहूँ और ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नगद फसलें यानी कि कैश क्रॉप भी यहाँ पे उगाई जाती है। फिर हम लोग आसाम में हैं, क्योंकि गंगापुत्र ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है ये आसाम में है, पश्चिमी बंगाल और आसाम। ठीक है, मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बाग भी हैं और पश्चिमी बंगाल और असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। ये देखिए पिक्चर में आपको, इधर धान की खेती हो रही है और इधर ये जो महिलाएं हैं वो चाय की खेती है, वहाँ से उसके जो लीव्स हैं उसको तोड़ रही हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क की कीड़ों का भी संवर्धन कर सिल्क उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, सिल्क के जो कीड़े उससे सिल्क बनता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। वेदिकाएं, ये अभी आपको दिखाया जाएगा वेदिकाएं क्या होती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग स्थल आकृतियाँ हैं तो उसी हिसाब से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। बेटा इसको कर लेना, ये आ सकता है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या है? हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सिंह का गेंडा बेटा ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, इसको नोट कर लेंगे। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं।
नदी के साफ एवं जल एवं झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। ये रोहू, कतला और हिल्सा क्या है? ये मछलियों की प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले मुख्य लोगों का मुख्य आहार है यहाँ के लोगों। अब वेदिका का निर्माण खड़ी ढालों पर समतल सतह पर कृषि के लिए होता है। ये देखिए, ये होती है वेदिकाएं, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये एक तो सीढ़ी की जैसे, ठीक है, वेदिका मतलब है सीढ़ी की जैसे हो रही है वेदिका। यहाँ पे क्या होता है? इसलिए होता है कि ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, यानी कि पानी जो है सब में जाके कलेक्ट हो जाए। अब आ रहा है झील, गंगापुत्र। इसको भी क्या आप जानते हैं? इसको नोट करेंगे आप बेटा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल, यानी कि यहाँ के पानी, यहाँ का जो पानी है इसमें नमक की मात्रा नहीं है। एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। इसको बेटा नोट कर लेना है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रासायनिक की अधिकतम मात्रा एवं गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी ने ये प्रजातियां जो नष्ट हो रही है, क्योंकि एकदम ये साफ पानी में ही रहती हैं और खारे पानी में ये नहीं रहती, गंदे पानी में ये नहीं रहती। तो ये प्रजातियां क्या हो रही है? लुप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही हैं। अब है झील, जीविका का साधन। झील कैसे जीविका का साधन है? इसको देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य साथियों के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। चाप झील जो बन जाती है ना, बताए ना, ऐसे नदियों से पानी थोड़ा सा अलग हो जाता है तो झील बन जाती है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया और हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। इस जमीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसल बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का प्रयोग करता है और वहाँ के लोग संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट है? नदी में पकड़ने, एक मिनट, नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, ठीक है। नदी, ये जो नदी है उसमें मछलियाँ खाने बेचने के लिए हैं, जिन्हें पकड़ वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों में प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं और ये भी झीलों को साफ रखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर, कस्बे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? गंगा के किनारे ही हैं। जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही बसे हैं। जैसे कि आप भी कई लोग होंगे जो उसको देख रहे होंगे, वो भी गंगा नदी के किनारे ही हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर इस नदी में मिल जाता है। और कानपुर में तो आपको पता ही है कि किस तरह से जो गंदगी है, बहुत ज़्यादा जो मिल्स वगैरह हैं कपड़े की, कॉटन की, तो पानी बहता रहता है। और इधर लखनऊ, पटना, ये मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज एरिया के पानी है गंदे, वो इसी में चले जाते हैं और नदी जिससे दूषित होती है। बेसिन में यातायात तथा सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है पिक्चर में, कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यातायात 4 मार्ग सुविकसित करता है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर बना स्थित महत्वपूर्ण पत्तन मतलब बंदरगाह है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन यानी कि एयरपोर्ट भी स्थित हैं। अभी क्या आप जानते हैं? इसको नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। पर्यटन, इस बेसिन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, ठीक है। इलाहाबाद गंगा यमुना नदी का संगम। उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप। लखनऊ का इमामबाड़ा। असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयावन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। ये हमारे घूमने की जगह है, यहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं।
इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा चैप्टर 8 है, फिनिश हो चुका है। इसमें भी नियर अबाउट 5 या 6 पॉइंट लिखने के हैं जो आप लिख लीजिएगा, और सुनते सुनते याद हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो रिवीजन कर लेना। तब तक के लिए फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 पे। और जब से ही चैप्टर फिनिश होगा हम आ जाएंगे अपनी पॉलिटिकल साइंस पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।